हेलो दोस्तों, चंगेज आइतमतोव द्वारा लिखे पहले अध्यापक के अगले भाग को सुनते हैं, यानी भाग 5 मेरी यानी श्वेता सहल की आवाज़ में। जब हम नाले के तल में पत्थर आदि रखकर रास्ता बनाने लगे तो चारों ओर बर्फ़ पड़ चुकी थी और पानी इतना ठंडा था कि झुरझुरी आती थी। मैं इस बात की कल्पना करने में असमर्थ थी कि दुईसैन किस तरह सांस लिए बिना नंगे पांव ही बड़े बड़े पत्थर घसीटकर नाले में डालता जाता था। मैं बड़ी मुश्किल से पानी में पांव रख पाई थी। नाले का तल जैसे जलते हुए कोयले से ढका था। सहसा मेरी पिंडलियां ठंड से अकड़ गई। मैं न तो चिल्ला सकती थी न सीधी खड़ी रह सकती थी। मैं धीरे धीरे पानी में गिरने लगी। मेरी ऐसी हालत देखते ही दुईसैन ने पत्थर को छोड़ दिया और लपककर मेरे पास पहुंचा और मुझे बाहों में भरकर बाहर ले आया। किनारे पर उसने मुझे अपने ग्रेट कोट पर बिठा दिया। ठंड से नीले हो जाने वाले मेरे पांव सुन्न हो रहे थे। वह कभी मेरे ठिठुरे पैरों को मलता और कभी बर्फ़ जैसे ठंडे हाथों को अपनी हथेलियों में लेकर अपनी सांसों से गरमाता। नहीं नहीं आलतीनाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहीं बैठो, अपने को गर्म करो, दुईसैन ने कहा। मैं खुद ही इस काम से निपट लूँगा। अंत में जब पत्थर लगा दिए गए और रास्ता बन गया तो बूट पहनते हुए दुईसैन ने मेरी ओर देखा। मैं बेहद ठिठुरी हुई और सुकड़ी हुई सी बैठी थी और मुस्कुरा कर बोला, कहो मेरी सहायिका, कुछ गर्मी आई बदन में? कोट को अच्छी तरह लपेट लो ऐसे। फिर थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद बोला, उस रोज़ आलतीनाई तुम ही स्कूल के बाहर उपले छोड़ गई थी ना? जी हाँ, मैंने जवाब दिया। उसके होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान खिल उठी, मानो वह मन ही मन कह रहा हो। मैंने ऐसा ही समझा था। मुझे याद है उस वक्त मेरे गाल जल रहे थे। इसका मतलब है कि मास्टर जी को पता चल गया है और वह इस घटना को भूले नहीं हैं। हालांकि यह बड़ी मामूली सी बात थी। मैं बेहद खुश थी, 7वें आसमान पर थी। दुईसैन मेरी खुशी को समझ गया। तुम तो मेरी आशाओं का तारा हो, बड़े स्नेह से मेरी ओर देखते हुए उसने कहा। पढ़ने में होशियार हो, काश कि मैं तुम्हें किसी बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेज सकता। तुम क्या से क्या बन जाती। दुईसैन तेजी से डग से भरता हुआ नदी की ओर चला गया। आज भी उसकी आकृति मेरी आंखों के सामने आ जाती है। उस पथरीली, शोर मचाती छोटी सी नदी या नाले के किनारे खड़ा, सिर के पीछे दोनों हाथ बांधे, चमकती आंखों से दूर, सामने की ओर देखता हुआ, जहाँ हवा सफ़ेद बादलों को पहाड़ों के ऊपर से उड़ाए लिए जा रही थी। उस क्षण वह क्या सोच रहा था? शायद सचमुच अपने सपनों में उसने मुझे किसी बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया था। उस समय दुईसैन के ग्रेट कोट को अपने इर्द गिर्द लपेटती हुई मैं सोच रही थी, कितना अच्छा होता अगर मास्टर जी मेरे सगे भाई होते। कितना अच्छा होता अगर मैं उनकी गर्दन में बाएं डालकर उन्हें छाती से लगा लेती और आंखें मूंद कर उनके कान में प्यारे से शब्द फुसफुसा पाती। हे भगवान, इन्हें मेरा सगा भाई बना दो। मैं सोचती हूँ कि उस समय हम सभी अपने अध्यापक को उनकी मानवता, उनकी अच्छी भावनाओं और हमारे भविष्य संबंधी उनके सपनों के कारण ही प्रेम करते थे। हम उस समय बच्चे थे, फिर भी मैं सोचती हूँ कि हम इस बात को अच्छी तरह समझते थे। वरना हमारे लिए कौन सी मजबूरी थी कि हम बर्फ़ के ढेरों और अंधड़ों में से पहाड़ी की खड़ी ढलान पर चढ़कर इतनी दूर स्कूल जाते। कौन सी मजबूरी थी कि उस ठंडी कोठरी में बैठते जहाँ सर्दी के कारण जमी सांस की चेहरे, हाथों और कपड़ों पर सफ़ेद तह जम जाती थी। कोई जोर जबरदस्ती से हमें वहाँ नहीं ले जाता था, हम स्वयं स्कूल जाते थे। वहाँ केवल बारी बारी से हम अंगीठी के पास जाकर अपने को गरमाते और अन्य विद्यार्थी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए दुईसैन से पढ़ना लिखना सीखते रहते थे। ऐसे ही एक दिन, जो मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। जनवरी के अंतिम दिन थे।
हमेशा की तरह घर घर जाकर दुष्यंत ने हमें इकट्ठा किया और स्कूल ले चला। इस बार वह चुपचाप बड़ी कठोर मुद्रा बनाए चल रहा था। उसकी भौहें उकाब के पंखों की तरह तनी हुई थी और चेहरा काले तपे लोहे जैसा ढला हुआ था। हमने अपने अध्यापक को पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था। उसे देखकर हम भी चुप हो गए। हमें लगा जैसे कोई बुरी बात हो गई हो। सड़क पर जब बर्फ के बड़े बड़े ढेर सामने आ जाते तो आमतौर पर दुष्यंत आगे आगे रास्ता बनाता हुआ जाता। उसके पीछे मैं होती और मेरे पीछे छोटे लड़के लड़कियां। अब की बार भी जब हम पहाड़ी के दामन में पहुँचे, जहाँ एक ही रात में बर्फ़ के बड़े बड़े ढेर बन गए थे, तो दुष्यंत आगे आगे जाने लगा। कभी कभी इंसान की पीठ को देखकर इस बात का पता चल जाता है कि उसके दिल की क्या कैफियत है। इसी वक्त भी बिल्कुल स्पष्ट था कि हमारे मास्टर जी किसी गम में घुल रहे हैं। वह सिर झुकाए चले जा रहे थे और बड़ी कठिनाई से पांव घसीट रहे थे। मुझे आज भी याद है कि बारी बारी से भयानक काले और सफ़ेद धब्बे मेरी आंखों के सामने उभर रहे थे। हम एक के बाद एक टीले पर चढ़ रहे थे। काले ग्रेटकोट के नीचे दुष्यंत की पीठ झुकी हुई थी और उसके ऊपर ढलान के साथ साथ ऊंट की पीठ की भांति सफ़ेद बर्फ के तूदे झुके हुए थे। तेज हवा उन पर से बर्फ की पतली परत को उड़ाए जा रही थी। उससे भी ऊपर सफ़ेद धुंधले आकाश में अकेला बादल मंडरा रहा था। स्कूल में प्रवेश करने पर दुष्यंत ने अंगीठी नहीं जलाई। खड़े हो जाओ, उसने हुक्म दिया। हम सब खड़े हो गए। सिर पर से टोपियाँ उतार लो। हमने टोपियाँ उतार ली। उसने भी अपनी फौजी टोपी उतार ली। हम नहीं समझ पा रहे थे कि क्या बात है। तब मास्टर जी ने कांपती टूटती हुई सी आवाज़ में कहा, लेनिन का देहांत हो गया है। दुनिया भर में लोग इस वक्त शोक मना रहे हैं और तुम भी अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो, दम साधे रहो। इधर इस चित्र की ओर देखो, यह दिन तुम्हें सदा याद रहे। हमारे स्कूल में उस वक्त ऐसी चुप्पी छाई थी मानो वह बर्फ के ढेर से नीचे दबा पड़ा हो। हमें सुनाई दे रहा था कि किस भांति हवा दरारों में से अंदर आ रही है, किस भांति पुआल पर सरसराते हुए हिमकरण गिर रहे हैं। उस समय जब चहल पहल से भरे नगर मौन हो गए, घरघराते कारखानों में खामोशी छा गई, धड़धड़ाती रेलगाड़ियां सहसा रुक गई, संसार भर पर पहरा मातम छा गया। उस शोकपूर्ण घड़ी में हम लोग जनता के एक भाग का छोटा सा कण मात्र दम साधे अपने अध्यापक के साथ दूसरों के लिए अनजानी ठिठुरन भरी कोठरी में, जो स्कूल कहलाती थी, मातम मना रहे थे और मन ही मन लेनिन के अनुयायियों में अपने को सबसे नज़दीकी, सबसे अधिक दुखी मानते हुए उनसे विदा ले रहे थे। और हमारे लेनिन ढीली ढाली फौजी जैकेट पहने, जख्मी बाजू पट्टी में लटकाए, दीवार पर से हमारी ओर पहले की भांति देखे जा रहे थे। वह अपनी चमकते निर्मल दृष्टि से पहले की भांति हमसे कह रहे थे, काश कि तुम जानते बच्चों, कैसा उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। और उस निस्तम क्षण में मुझे ऐसे लगा जैसे कि वह वास्तव में मेरे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। दुष्यंत ने आस्तीन से अपनी आंखें पोंछी और हमसे कहा, आज मैं हल्का केंद्र चला जाऊंगा। मैं पार्टी में अपना नाम लिखवाने जा रहा हूँ। 3 दिन के बाद लौटूंगा। इन 3 दिनों की मैं हमेशा जाड़े के कठोरतम दिनों के रूप में कल्पना करती हूँ। तब तो महती शक्तियाँ पृथ्वी पर उस महान व्यक्ति के स्थान की पूर्ति करने का प्रयास कर रही थी, जो संसार में नहीं रहे थे। हवाएं जोर से ढलानों पर गूंज रही थी, बर्फ के अंदर चल रहे थे, पाला लोहे की तरह घनघना रहा था। प्रकृति की अंधी ताकतें बेचैनी से छटपटा रही थी। धरती सिर पटक पटक कर रो रही थी। घने बादलों से ढके पहाड़ के दामन में बसे हमारे गांव पर मौन छा गया।
चिमनियों में से धुएं की पतली सी शिखाएं निकल रही थी। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। इसके अलावा भेड़ियों के झुंड से ऐसा बड़े भयंकर हो उठे थे। वे बड़े उद्दंड हो गए थे। दिन के वक्त स्टेपी से निकलकर सड़कों पर भागते फिरते, रात को गांव के निकट घूमा करते और दिन चढ़ने तक भूखी दर्दनाक आवाज़ में चिल्लाते रहते। किसी कारण मैं दुइसैन के बारे में चिंतित हो उठी थी। ऐसी सर्दी में पोस्तीन के बिना सिर्फ ग्रेट कोट में वह कैसे वक्त काट रहा होगा। उस दिन जब दुइसैन को लौटना था, मेरा माथा ठनका। मेरे दिल को जैसे कोई बात अंदर ही अंदर कुरेदने लगी। मैं बार बार घर से बाहर भाग जाती और आंखें फाड़ फाड़ कर बर्फ से ढकी निर्जन स्टेपी को देखने लगती। मास्टर जी शायद कहीं सड़क पर नजर आ जाए। कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। कहाँ है वह? कहाँ है हमारे मास्टर जी? मैं विनती करती हूँ, मास्टर जी अधिक नहीं रुकिए, जल्दी से लौट आइए। हम आपकी राह देख रहे हैं। सुनते हैं आप मास्टर जी? हम आपकी राह देख रहे हैं। स्टेपी ने मेरी मूक पुकार का कोई उत्तर नहीं दिया और मैं न जाने क्यों रो रही थी। मेरे बार बार जाने से चाची खींच उठी। आज तू दरवाज़ा तोड़कर ही रहेगी। बैठ जा अपनी जगह पर, धागा बट बैठ कर। बच्चे ठिठुर रहे हैं, अब जरा बाहर झांक कर तो देख, उसने गरज कर कहा और उसके बाद मुझे घर से नहीं निकलने दिया। शाम घिर आई। मैं नहीं जानती थी कि दुइसैन लौटा है या नहीं। मैं बड़ी उद्विग्न हो उठी थी। कभी तो मैं यह सोचकर अपने को ढांढस बंधाती कि दुइसैन शायद गांव में पहुंच चुका है। अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वह कहकर जाए कि इतने दिन में लौट आएगा और न लौटे। फिर से ऐसा मुझे लगा जैसे वह बीमार पड़ गया है और धीरे धीरे चलता आ रहा है। बर्फ का अंधड़ आ रहा है और ऐसी हालत में रात के वक्त स्टेपी में रास्ते भटक जाना मुश्किल नहीं है। मुझसे काम नहीं हो रहा था। मेरे हाथ मेरा कहा नहीं मान रहे थे। बार बार धागा टूट जाता था। इस पर चाची बौखला उठी। आज तुझे क्या हो गया है? हाथ तेरे काट के बने हैं क्या? कनखियों से मेरी ओर देखते हुए उसने फुंकार कर कहा और इसके बाद उसका धैर्य टूट गया। अरे तुझे मौत भी नहीं आती? जाकर बुढ़िया साइकिल को उसका बोरा दे आ। यह सुनकर मैं तो खुशी से लगभग उछल पड़ी। दुइसैन बुढ़िया साइकिल के यहीं रहता था। बुजुर्ग साइकिल और करतनबाई माँ की ओर से मेरे दूर के संबंधी थे। पहले मैं अक्सर उनके घर जाया करती थी और कभी कभी रात को वहीं सो भी जाया करती थी। न जाने चाची को यह याद आ गया या भगवान ने उसके मन में यह बात डाल दी। बोरा मेरे हवाले करते हुए बोली, आज तूने मेरी नाक में दम कर दिया है। अकाल के दिनों में जई के आटे के कारण भी इतनी परेशानी नहीं होती, और अगर बुढ़ऊ तुझे वहीं रात बिताने के लिए कहे तो वहीं पड़ी रहना। अब जा मेरी आंखों से दूर हो जा। मैं भागती हुई आंगन में जा पहुंची। हवा जादू टोना करने वाले की भांति गरज रही थी। कुछ देर के लिए वह रुक जाती और उसके बाद फिर मुझ पर टूट पड़ती और मेरे तपते चेहरे पर मुट्ठियाँ भर भर कर चुभती, बर्फ फेंकने लगती। मैंने बोरा बगल में दबा लिया और उसी रास्ते से गांव के दूसरे छोर की ओर भाग चली, जिस रास्ते पर घोड़ों के सूमों के ताज़ा निशान नजर आ रहे थे। मेरे मन में एक ही विचार घूम रहा था, मास्टर जी लौट आए हैं या नहीं, मास्टर जी लौट आए हैं या नहीं। मैं भागती हुई बुढ़िया के घर जा पहुंची, पर मास्टर जी वहाँ नहीं थे। जब मैं हाँफती हुई एक बुत की तरह से ऐसा दहलीज पर नमूदार हुई तो साइकिल डर गई। तुझे क्या हुआ है? ऐसे भागती हुई आई है? क्या कोई बुरी खबर लाई है? नहीं तो यूं ही चली आई हूँ। अब का बोरा देने आई हूँ। क्या मैं रात भर यही रह जाऊँ नानी? रह जा, ज़रूर रह जा मेरी लाडली। अरे मैं तो कैसे डर गई। कितनी बुरी है तू। तूने पतझड़ के बाद मुंह तक नहीं दिखाया। आग के पास बैठ जा, बदन गरमा ले। बुढ़िया कढ़ाई में गोश्त डाल दे, बेटी को कुछ खिला।
दुईसैन भी आने वाला है, करतन भाई बोला, जो खिड़की के पास बैठा पुराने फेल्ट बूट गांठ रहा था। उसे तो कभी का घर पहुंच जाना चाहिए था, मगर उसका कहीं पता नहीं। कोई बात नहीं, रात होने तक लौट आएगा। हमारा घोड़ा घर की ओर जल्दी से लौटता है। पता भी नहीं चला और रात के पर्दों ने खिड़कियों को ढक दिया। मेरे कान बाहर की ओर लगे हुए थे। जब कभी कुत्तों के भौंकने या लोगों के बोलने की आवाज़ सुनाई देती तो मेरा दिल धक धक करने लगता। दुईसैन नहीं आया। यही अच्छी बात थी कि साइकिल के बातें करते रहने से बहुत सा वक्त कट गया। इस तरह उसकी राह देखते देखते घंटों बीत गए। आखिर आधी रात बीत जाने पर करतन भाई थक गया। बिस्तर बिछा दो, बुढ़िया आज वह नहीं आएगा। देर हो गई है। अधिकारियों के पास काम की क्या कमी है? रोक लिया होगा, यही वजह होगी, नहीं तो कब का घर पहुंच गया होता। और बूढ़ा बिस्तर पर चला गया। मेरे लिए अंगीठी के पास कोने में बिस्तर लगा दिया गया, पर मैं सो नहीं पाई। बूढ़ा खांसता खंकारता और प्रार्थना के शब्द बुदबुदाता रहा और बाद में परेशान होकर बड़बड़ाया, न जाने मेरा घोड़ा किस हालत में है। भूसे का तिनका तक बिना पैसे के नहीं देंगे, और पैसे दो तो भी जई का दाना कोई नहीं देता। थोड़ी देर में करतन भाई सो गया, पर हवा परेशान करने लगी। वह जैसे टटोल टटोल कर चल रही थी। छत के सिरों को अपनी पांचों खुरदुरी उंगलियों से हिला और शीशों को खरोच रही थी। मैं सुन रही थी कि आंगन में किस भांति अंदर दीवारों को पीटे जा रहा था। बूढ़े के शब्दों से मेरी दिलजमाई नहीं हुई। मुझे लग रहा था कि मास्टर जी आ रहे हैं। मैं उन्हीं के बारे में सोच रही थी और मन ही मन उन्हें बर्फ से ढके भीड़ इलाके में रास्ते पर बढ़ते हुए देख रही थी। मैं बेचैन सी नींद सो गई। नहीं जानती कितनी देर तक मेरी आंख लगी रही। जब सहसा मैं सिर से पांव तक कांप उठी, एक गुनगुनाती हुई गुर्राने की दबी दबी सी आवाज़ जमीन पर से उठी और लंबी खींचती हुई हवा में जमकर रह गई। भेड़िया? एक नहीं, बहुत से भेड़िए थे। अलग अलग दिशाओं से वे एक दूसरे को आवाज़ देते हुए बड़ी तेज़ी से नज़दीक आ रहे थे। उनकी चीख चिल्लाहट और आवाज़ एक साथ घुल मिलकर स्टेपी में इधर से उधर घूम रही थी। हवा के साथ कभी नज़दीक आ जाती, कभी दूर निकल जाती। कभी कभी लगता जैसे भेड़िए कहीं बिल्कुल ही निकट गांव के छोर पर आ गए हैं, बर्फ़ के अंधड़ को पुकार रहे हैं। बुढ़िया ने फुसफुसाकर कहा। बूढ़ा चुप रहा और कान लगाकर सुनने लगा, फिर बिस्तर पर से उछल पड़ा। नहीं बुढ़िया, यह इतनी सीधी सादी बात नहीं है। भेड़िए किसी के पीछे पड़े हुए हैं, किसी इंसान को या किसी घोड़े को घेर रहे हैं। सुनती हो? भगवान भला करे कहीं दुईसैन ही न हो। उसे किसी का डर भय नहीं है, पागल कहीं का। करतन भाई बेचैन हो उठा और अंधेरे में खाल का कोट टटोलने लगा। रोशनी करो, लैंप जलाओ। बुढ़िया, हे भगवान जल्दी करो। भय से कांपते हुए हम उठ खड़े हुए और अभी बुढ़िया ने लैंप ढूंढा ही था और आग जलाकर रोशनी की ही थी कि भेड़ियों का भयंकर चित्कार फौरन बंद हो गया। दबोच लिया कमबख्तों ने, करतन भाई चिल्लाया और बैसाखी उठाकर दरवाजे की ओर लपका। लेकिन उसी वक्त कुत्ते भौंकने लगे। कोई आदमी भागता हुआ बर्फ पर बूटों के तले को चरमराता हुआ आया और बड़े जोर और अधीरता के साथ दरवाज़ा खटखटाने लगा। सर्दी के कारण आंगन में से सफ़ेद हवा का बादल जैसा झोंका अंदर आया। जब वह छट गया तो हमें दुईसैन नजर आया। उसका चेहरा एकदम फक था, उसकी सांस फूल रही थी। उसने तेहरी को लांगा और लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। बंदूक, उसने हाँफते हुए कहा। हमने मानो उसके शब्द को समझा ही नहीं। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे केवल बूढ़ों का बुदबुदाना सुनाई दिया। काली भेड़ कुर्बान करूँगा, सफ़ेद भेड़ कुर्बान करूँगा, तुम्हें पवित्र बाउबदीन सलामत रखे। क्या यह तुम ही हो? बंदूक, बंदूक, दुईसैन ने दोहराया। नहीं है बंदूक, कहाँ जा रहे हो? बूढ़े पति पत्नी ने दुईसैन को कंधों से पकड़ लिया। कोई लाठी दे दो, परंतु उन्होंने इसरार किया।
तुम बाहर नहीं जाओगे जब तक हम जीते हैं। तुम बाहर नहीं जाओगे। पहले हमें मार डालो, फिर जहाँ मन आए जाना। सहसा मुझे अपने सारे बदन में एक अजीब सी शिथिलता का भास हुआ और मैं चुपचाप जाकर बिस्तर पर पड़ी रही। नहीं पहुंच पाया, घर तक पीछा करते रहे। कोड़े को कोने में फेंकते हुए द्विसैन ने जोर से सांस ली। घोड़ा रास्ते में ही थक्कर चूर हो गया था और जब भेड़ियों ने पीछा किया तो वह भागता हुआ गांव तक पहुंचा और वहीं ढेर हो गया। वहीं भेड़िए उस पर टूट पड़े। कोई गम न करो घोड़ों का, यही गनीमत है कि तुम जिंदा बच गए। अगर घोड़ा नहीं गिरता तो वे तुम्हें कब छोड़ने वाले थे। सबके रक्षक बाउबोदीन की दया से यह मामला इस तरह ख़त्म हुआ है। अब कपड़े उतार कर आग के पास बैठ जाओ। लाओ तुम्हारे बूट उतार दो। करतनबाई इधर उधर दौड़ धूप करने लगा। और तुम बुढ़िया घर में जो कुछ भी खाने के लिए है वह गर्म कर दो। वे आग के पास बैठ गए और तब करतनबाई ने चैन की सांस ली। चलो, जो होना था हो गया, पर तुम इतनी देर से वहाँ से क्यों चले? दादा, हल्का केंद्र की पार्टी समिति की बैठक बहुत देर तक चलती रही। मैं पार्टी में शामिल हो गया हूँ। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम अगले दिन की सुबह को वहाँ से रवाना हो सकते थे। तुम्हें कोई वहाँ से धकेल तो नहीं रहा था? मैंने बच्चों को वचन दिया था कि मैं ज़रूर आज लौट आऊँगा, द्विसैन ने जवाब दिया। कल हमें ज़रूर पढ़ाई शुरू कर देनी है। पगला कहीं का। करतनबाई उठकर बैठ गया और गुस्से के कारण ज़ोर ज़ोर से सिर हिलाने लगा। सुनती हो बुढ़िया, देखती हो, इसने इन बच्चों को, इन पिल्लों को वचन दे रखा था। भाड़ में जाए ये सब। और अगर तुम जिंदा ही न बचते तो? जरा सोचो, दिमाग से काम लो। तुम क्या कह रहे हो? यह मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है दादा। लेकिन मुसीबत तो दूसरी है। आमतौर पर मैं पैदल जाता था। इस बार शैतान ने दिमाग पर ऐसा पर्दा डाला कि आपसे घोड़ा मांग ले गया और उसे भेड़ियों के हवाले कराया। हटाओ इस बात को। भाड़ में जाए घोड़ा। बिल्कुल निकम्मा घोड़ा था। उसकी कुर्बानी देकर हमने तुम्हें पाया है, करतनबाई ने उत्तेजित होकर कहा। सारी उम्र घोड़े के बिना रहा, अब भी उसके बिना मेरा काम चल जाएगा। और अगर सोवियत सत्ता कायम रहेगी तो मुझे और घोड़ा मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, रूंधे हुए गले से साइकाल बोली। और घोड़ा मिल जाएगा। आओ बेटा, खाना गर्म है, खा लो। वे चुप हो गए, पर मिनट भर बाद उपलों की आग को ठीक करते हुए करतनबाई कुछ सोचकर बुदबुदाया। मैं देखता हूँ द्विसैन, तुम बुद्धू नहीं, खासे समझदार लड़के हो, पर मैं यह नहीं समझ पाता कि तुम इस स्कूल और इन अल्हड़ बच्चों के झंझट में किस लिए पड़े हुए हो। क्या तुम्हें कोई और काम नहीं मिलता? किसी के यहाँ चरवाहे का काम करने लगो तो सुख चैन से तुम्हारी बसर हो। मैं आपकी बात समझता हूँ दादा, आप मेरा भला चाहते हैं, लेकिन अगर ये अल्हड़ बच्चे भी बड़े होकर वही कुछ कहेंगे जो आप कह रहे हैं कि स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं, पढ़ाई लिखाई की हमें क्या ज़रूरत है, तो सोवियत सत्ता का काम बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आप तो चाहते हैं ना कि वह कायम रहे, बनी रहे। फिर दादा, मेरे लिए स्कूल बोझ नहीं है। मैं बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ा पाऊँ, मेरी इससे बड़ी कोई ख्वाहिश नहीं है। लेनिन ने इसी बात की चर्चा की है। हाँ, मुझे याद आया, करतनबाई ने उसे टोक दिया और कुछ देर चुप रहकर कहने लगा। तुम लगातार गम में घुलते रहते हो, पर अपने आंसुओं से लेनिन को जिंदा तो नहीं कर सकते। काश कि संसार में ऐसी कोई ताकत होती जो उन्हें जिंदा कर पाती। या फिर क्या तुम समझते हो कि और लोगों को दुख नहीं है? उनके चले जाने पर दूसरे लोग शोक नहीं मना रहे हैं? तुम मेरी पसलियों के नीचे झांक कर देखो, मेरा दिल टूक टूक हो रहा है। मैं नहीं जानता कि यह तुम्हारे विचारों से मेल खाता है या नहीं। लेनिन दूसरे मत को मानने वाले थे, लेकिन मैं दिन में 5 बार उनके लिए नमाज पढ़ता हूँ। मगर मैं सोचता हूँ द्विसैन, उनके लिए हम कितना भी शोक क्यों न मनाएं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं तो बूढ़ा हूँ, बूढ़ों की तरह ही सोचता हूँ। मैं यही कहूँगा कि लेनिन अब भी जनता के बीच जिंदा है। जैसे बाप का खून बच्चों में जाता है,
वैसे ही लेनिन पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इन शब्दों के लिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। लेनिन ने आंखें बंद कर ली है। वे हमारे बीच से चले गए, पर हम उन्हीं की कसौटी से ज़िंदगी को परखेंगे। मैं इस वार्तालाप को सुनती हुई धीरे धीरे संभल गई। शुरू में तो सब कुछ एक स्वप्न सा लगता था। बड़ी देर तक मुझे इस बात का विश्वास नहीं हो पाया कि दुईसैन सही सलामत लौट आया है। फिर वसंत की झड़ी की भांति मेरे उन्मुक्त हृदय में अनवरत और अबाध हर्ष फूट पड़ा। उसके स्निग्ध प्रवाह में मेरा गला रुंध गया और मैं फफक कर रोने लगी। शायद कभी कोई इतना खुश नहीं हुआ होगा जितनी मैं इस वक्त खुश थी। इस घड़ी मेरे लिए किसी चीज़ का कोई अस्तित्व ही नहीं था। बड़े बूढ़ों के इस घर का, बाहर तूफानी रात का, भेड़ियों के झुंड का, जो गांव के छोर पर करतन बाई के एकमात्र घोड़े को बोटी बोटी नोच रहे थे, किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं था। अगले दिन अपनी पूरी चेतना के साथ मैं उस असाधारण सुख का अनुभव कर रही थी जो प्रकाश की भांति असीम और अनंत था। मैंने सिर ढक लिया, मुंह को कसकर बंद कर लिया ताकि कोई मेरा रोना नहीं सुन पाए। फिर भी मैं अपने रुदन को नहीं छिपा सकी। अंगीठी के पास कौन रो रहा है? दुईसैन ने पूछा। आलती नाई है, अभी डर गई थी इसलिए रो रही है, साइकाल ने कहा। आलती नाई? वह कहाँ से आ गई? दुईसैन उठ खड़ा हुआ और मेरे सिरहाने घुटनों के बल बैठकर मेरा कंधा हिलाने लगा। तुझे क्या हुआ है आलती नाई? रो क्यों रही है? बता तो मुझे। मैं और भी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने मुंह दीवार की ओर कर लिया। आंसू पहले से भी ज़्यादा तेजी से बहने लगे। वाह आलती नाई, भला यो भी कोई डर जाता है? यह भी कोई बात हुई? देखो तो तुम कितनी बड़ी हो, फिर भी रोती हो। जरा देखो मेरी तरफ। मैं दुईसैन से लिपट गई और अपना आंसुओं से तर तपता हुआ चेहरा उसके कंधे के साथ छिपाते हुए बेबस होकर रोती रही। मेरे आंसू रोके नहीं रुकते थे। खुशी के ज्वार में मेरा अंग अंग टूट रहा था। मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि उस पर काबू पा सकूं। कहीं इसका दिमाग तो नहीं चल निकला? करतन बाई बेचैन हो उठा और नमदे से उठ खड़ा हुआ। बुढ़िया, मंत्र पढ़ो, जल्दी करो, खुदा इसको सलामत रखे। सभी सहसा भाग दौड़ करने लगे। साइकाल मंत्र पढ़ने और झाड़ फूंक करने लगे। उसने मेरे मुंह पर गर्म और ठंडे पानी के छींटे मारे, मुझे भाप दी और खुद मेरे साथ मिलकर रोने लगी। काश कि उन्हें मालूम होता कि परम सुख के कारण मेरा दिमाग चल निकला है। मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं इस बारे में उन्हें बता पाती। जब तक मेरा चित्त शांत नहीं हुआ और मैं सो नहीं पाई, दुईसैन मेरे पास बैठा रहा और धीरे धीरे अपने शीतल हाथ से मेरे तपे हुए माथे को सहलाता रहा। कहानी को आगे सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ।